नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं सिद्धार्थ चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ आरपीएससी एग्जाम में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मेरे साथियों, आज का सेशन है सेल बायोलॉजी का। हम पार्ट 5 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। जिन साथियों को फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, सेकंड ग्रेड की करनी है या लैब असिस्टेंट की तैयारी करनी है, उनके लिए आज का सेशन यूजफुल होने वाला है। इस सेशन में हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस के माध्यम से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और जिन साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जिन साथियों ने अभी तक सेल बायोलॉजी के जो पीछे वाले पार्ट अभी तक देखे नहीं हैं तो मैं उन क्लासों का लिंक आज वाली क्लास में डाल दूंगा। आप उस लिंक पे जाके उन क्लासों को विजिट कर सकते हैं। तो मेरे साथियों, हम अपने सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो मेरे साथियों, आज का टॉपिक है अंतःपरदर्वी जालिका, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। परिभाषा क्या है? अंतःपरदर्वी जालिका एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग होता है तथा यह कोशिका में एक जाल के रूप में पाया जाता है। इसकी खोज किसने की? तो मेरे साथियों, इसकी खोज की पोर्टर, कलाडे तथा कलाम के द्वारा इसे खोजा गया। पोर्टर तथा कलाम ने इसका नाम दिया। अब इसका हम वितरण देखते हैं। तो मेरे साथियों, इसका वितरण अंतःपरदर्वी जालिका कुछ पाचन ग्रंथियों जैसे यज्ञाशय, यकृत एवं फाइब्रोब्लास्ट कोशिका में अधिक विकसित होती है। प्राय यह सक्रिय परिपक्व कोशिका में अधिक मात्रा में पाई जाती है। मेरे साथियों, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जो सक्रिय परिपक्व कोशिका होती है, उसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह कोशिका विभेदन के साथ बढ़ती जाती है। मेरे साथियों, कोशिका विभेदन होता है, उसके साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या भी बढ़ती जाती है। यह मोनोसाइट, जो कि डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, एवं परिपक्व अंड, भ्रूण एवं परिपक्व आरबीसी को छोड़कर शेष सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में यह पाई जाती है। तो मेरे साथियों, जो मोनोसाइट होता है, परिपक्व अंड होता है, भ्रूण होता है और परिपक्व जो आरबीसी होती है, इनमें यह नहीं पाई जाती है और बाकी सभी यूकेरियोटिक कोशिका में यह पाई जाती है। शुक्राणु कोशिका, विभज्योतिकी कोशिका, युवा विभाजनशील कोशिका एवं पुरानी कोशिका में ये कम विकसित होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये पूर्णतः अनुपस्थित होती है। अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। यह एक झिल्लीबद्ध संरचना होती है। यह झिल्ली लिपोप्रोटीन से बनी होती है। मेरे साथियों, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक झिल्लीबद्ध संरचना होती है और यह झिल्ली लिपोप्रोटीन की बनी होती है। और मेरे साथियों, इसकी मोटाई होती है 50 से 60 एंगस्ट्रॉम। यह झिल्ली कोशिका झिल्ली की तुलना में पतली होती है। मेरे साथियों, जो कोशिका झिल्ली होती है उसकी तुलना में यह बहुत पतली होती है। इस झिल्ली के अंदर की ओर स्थित गुहा में कोशिका द्रव्य से एक भिन्न द्रव्य भरा रहता है, जिसे एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इस झिल्ली में अनेकों एंजाइम पाए जाते हैं जो विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। उदाहरण साइटोक्रोम P450 और साइटोक्रोम P448 और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी ये एंजाइम पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 आकारी रूप में होती है। पहली होती है सिस्टर्नी और उसका एक पार्ट होता है ट्यूबुल्स और एक पार्ट होता है वेसिकल्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सिस्टर्नी, 2 नंबर पे होता है ट्यूबुल्स और 3 नंबर होता है वेसिकल्स। तो हम सिस्टर्नी के बारे में पढ़ते हैं। यह नलिका नुमा लिपिड तथा प्रोटीन से बनी संरचनाएं जो एक दूसरे के समांतर स्थित होती हैं। तो मेरे साथियों, जो सिस्टर्नी होती है वो लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है तथा एक दूसरे के समांतर स्थित होती है तथा एक दूसरे से जुड़ी होती है तथा इसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं, वो भी 80S प्रकार के। तथा 80S प्रकार के राइबोसोम की जो बड़ी इकाई होती है वो ER के साथ जुड़ी होती है। प्रत्येक सिस्टनी में पाए जाने वाले अवकाश को इंटर सिस्टनी स्पेस कहा जाता है एवं प्रत्येक 2 सिस्टनी के मध्य पाए जाने वाले अवकाश को इंटर सिस्टनी स्पेस बोलते हैं। मेरे साथियों, जो प्रत्येक सिस्टनी में जो अवकाश पाया जाता है उसे तो इंट्रा सिस्टनी स्पेस बोलते हैं और जो प्रत्येक जो 2 सिस्टनी होती हैं उनके मध्य पाए जाने वाले अवकाश को इंटर सिस्टनी स्पेस बोलते हैं। ये पराय प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में मुख्य रूप से पाई जाती है।
मेरे साथियों, जो सिस्टनी होती हैं वो प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में मुख्य रूप से पाई जाती है, जैसे लीवर तथा पैनक्रियाज। और मेरे साथियों, यह कणिकामयी होती है। 2 नंबर का पार्ट है ट्यूबुल्स। ये नलिकानुमा संरचनाएं प्राय शाखित प्रकार की होती है एवं सिस्टनी से जुड़ी हुई भी हो सकती है। ये प्राय लिपिड का संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में पाई जाती है। मेरे साथियों, जो ट्यूबुल्स होती हैं वो लिपिड का संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में पाई जाती है। यह एक कोमल संरचना है क्योंकि राइबोसोम इनकी सतह पर अनुपस्थित होते हैं। 3 नंबर का पार्ट आता है वेसिकल्स। ये प्राय झिल्लीबद्ध गोलाकार संरचनाएं होती हैं। मेरे साथियों, जो वेसिकल्स होती हैं वो झिल्लीबद्ध और गोलाकार संरचनाएं होती हैं जो प्रोटीन तथा लिपिड दोनों का संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में मिल सकती है। एक यूकेरियोटिक कोशिका में कुल झिल्लियों का 50% से अधिक भाग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बना होता है। तो मेरे साथियों, एक यूकेरियोटिक कोशिका में कुल झिल्लियों का 50% से अधिक भाग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बना होता है। यह कोशिका दरों में बिखरा रहता है। यह ग्रेनुलर संरचना भी हो सकती है। तो मेरे साथियों, जो वेसिकल्स होते हैं वो कोशिका दरों में बिखरा रहता है तथा ये ग्रेनुलर भी हो सकती हैं। और मेरे साथियों, ये चित्र भी दे रखे हैं। पहला चित्र है सिस्टनी का, जिस पर राइबोसोम भी पाए जाते हैं। 2 नंबर का है वेसिकल्स का, इस पर भी राइबोसोम पाए जाते हैं। और 3 नंबर का है ट्यूबुल्स का, इस पर भी राइबोसोम पाए जाते हैं। और आगे वाला जो डायग्राम है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, अंतःपरदर्वी जालिका, जिस पर राइबोसोम होते हैं। जिस पर राइबोसोम होते हैं उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और जिस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। आगे है नोट। और मेरे साथियों, नोट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुल झिल्ली का 50% भाग बनाता है तथा कुल आयतन का 10% रखता है। अब मेरे साथियों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार देखते हैं। राइबोसोम की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर यह 2 प्रकार की होती है। एक होती है खुरदरी अंतःपरदर्वी जालिका, जिसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। एक होती है कोमल अंतःपरदर्वी जालिका, जिसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। इस पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। अब मेरे साथियों, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं, जिसे RER के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोफोरिन प्रथम व द्वितीय की सहायता से राइबोसोम जुड़े हुए होते हैं, जिसके कारण इनकी सतह खुरदरी होती है। राइबोफोरिन एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्राय सिस्टनी एवं वेसिकल्स के रूप में मिलती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्राय प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में मिलती है। इसकी सतह पर जहां राइबोसोम जुड़े होते हैं वहां छिद्र पाया जाता है, अर्थात जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो छिद्रित होती है और ये अधिक स्थायी होती है। इसका निर्माण केंद्रक झिल्ली से होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम में मिलने वाले एंजाइमों का निर्माण करती है। यह प्राय प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिका, अग्नाशय कोशिका, गोबलेट कोशिका एवं प्लाज्मा कोशिका में पाई जाती है। अब 2 नंबर का है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बारे में भी विस्तार से पढ़ते हैं। इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, अतः इनकी सतह चिकनी होती है। यह प्राय वेसिकल्स तथा ट्यूबुल्स के रूप में पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः यह ट्यूबुल्स के रूप में पाई जाती है। यह प्राय लिपिड, ग्लाइकोजन व स्टीरॉयड संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में मिलती है। यह छिद्रित नहीं होती है क्योंकि इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं और यह कम स्थायी होती है। इसका निर्माण रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है वो ग्लाइओक्सिसोम और स्पेरोसोम के निर्माण का कार्य करती है। यह परिपक्व WBC, एडिपोज ऊतक, रेखित पेशियों, एड्रिनल कॉर्टेक्स की कोशिका में पाई जाती है। अगला टॉपिक है नोट, जो कि एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंटीबॉडी फॉर्मिंग कोशिका प्लाज्मा कोशिका के नाम से जानी जाती है। मेरे साथियों, जो एंटीबॉडी फॉर्मिंग कोशिका होती है वो प्लाज्मा कोशिका के नाम से जानी जाती है। यकृत में दोनों, मेरे साथियों, जो हमारा लीवर होता है उनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होती है। मेरे साथियों, अगला टॉपिक है अंतःपरदर्वी जालिका के कार्य। अंतःपरदर्वी जालिका के क्या क्या कार्य हैं? तो सबसे पहले हम सामान्य कार्य के बारे में पढ़ते हैं।
अंतःपर्दवीय जालिका कोशिका को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती है। मेरे साथियों, जो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो कोशिका को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती है। 2 नंबर का कार्य है कोशिका विभाजन के समय फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण करके कोशिका भित्ति का निर्माण का कार्य करवाती है। यह रिक्तिका लाइसोसोम, स्पिरोसोम, ग्लाइकोसोम के निर्माण में भी सहायक होती है। यह पराग कणों के बाह्य चोल का निर्माण करवाने में सहायक होती है। मेरे साथियों, जो पराग कण होते हैं उनका जो बाह्य चोल होता है उनका निर्माण भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही किया जाता है। अगला कार्य है, ये चालनी नलिकाओं में चालनी छिद्र का निर्माण का कार्य करती है। मेरे साथियों, जो चालनी नलिकाएं होती हैं जिनमें जो चालनी छिद्र होते हैं उनका निर्माण भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही किया जाता है। ये दो पादप कोशिकाओं के बीच पाए जाने वाले कोशिका द्रव्य संबंध जिसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं उनका निर्माण भी करती है। यह गोल्जी काय का निर्माण भी करती है, लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो मुख्यतः गोल्जी काय का निर्माण करती है। कोशिका विभाजन के समय केंद्रक विभाजन की जो टीलोफेज अवस्था में जो पुनः केंद्र के बाहर जो केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सहायता से ही होता है। अब मेरे साथियों, रफ एंडोप्लाज्मिक के जो विशिष्ट कार्य हैं उनको देखते हैं। पहला विशिष्ट कार्य क्या है, ये राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण के लिए सतह प्रदान करते हैं। इन पर उपस्थित यह राइबोसोम झिल्ली प्रोटीन, स्रावी प्रोटीन एवं लाइसोसोम के एंजाइम के निर्माण में सहायक होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के विशिष्ट कार्य क्या हैं? यह प्राय लिपिड संश्लेषण से संबंधित होती है तथा स्टीरॉयड, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड के निर्माण में सहायक होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेसिथिन के निर्माण में सहायक होती है। लेसिथिन कोशिका झिल्ली में मिलने वाले एक सामान्य वाहक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ लिंग हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरोन के संश्लेषण में भी सहायक होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पेशियों में संकुचन में सहायक है क्योंकि ये पेशियों को कैल्शियम प्लस आयन प्रदान करती है। यकृत की कोशिकाओं में ग्लाइकोजेनेसिस तथा ग्लाइकोजेनोलाइसिस की क्रिया भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सहायता से होती है। कंकालीय पेशियों में पाई जाने वाली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो इन पेशियों को संकुचन प्रदान करती है। एक होता है डिटॉक्सिफिकेशन। मेरे साथियों, जो हमारी यकृत कोशिका होती है उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा यह किया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर कुछ विशिष्ट साइटोक्रोम होते हैं जो P450, P448 उपस्थित होते हैं, जो डिटॉक्सिफिकेशन में सहायक होते हैं। और मेरे साथियों, जो हमारी रेटिना कोशिका में जो पाई जाने वाली जो सीलियरी बॉडी होती है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही रूप है। और हमारे जो निजल कण जो तंत्रिका कोशिका में मिलते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रूप होते हैं। अब मेरे साथियों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तो चैप्टर पूरा हो गया। अब हम गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। तो मेरे साथियों, गोल्जी बॉडी क्या है? तो इसकी खोज किसने की? सर्वप्रथम जंतुओं में ज्योर्गी नामक वैज्ञानिक ने इन्हें देखा। कैमिलो गोल्जी ने सर्वप्रथम उल्लू व बिल्ली की तंत्रिका कोशिका को ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड तथा सिल्वर साल्ट से अभिरंजित करके इनको खोजा तथा उन्हीं के नाम के आधार पर इन्हें गोल्जी बॉडी नाम दिया गया। बेकर ने सूडान थर्ड रंग द्वारा इन्हें अभिरंजित किया तथा इसका नाम लिपोपोन्ड्रिया दिया गया। मेरे साथियों, गोल्जी बॉडी के अन्य नाम भी हैं। इन्हें लिपोपोन्ड्रिया के नाम से भी जानते हैं, डेल्टन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें पादप अकशेरुकियों की गोल्जी काय को डिक्टियोसोम के नाम से भी जानते हैं, और इसे आइडियोसोम के नाम से भी जानते हैं, और इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है, और इसे मिडल मैन ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं, और इसे डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं। अब मेरे साथ इनकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। गोल्जी बॉडी तीन संरचनाओं से मिलकर बनी होती हैं। एक होती है सिस्टर्नी। प्रत्येक गोल्जी बॉडी में 8 से 12 तक सिस्टर्नी पाई जाती हैं जो एक दूसरे से समांतर रूप में व्यवस्थित होती हैं। अब मेरे साथियों, नोट में क्या लिखा है? सिस्टर्नी की संख्या भिन्नता प्रदर्शित करती है। जैसे शैवाल में जो सिस्टर्नी की संख्या है वो 20 तक हो सकती है, कीटों में 30, जबकि कवकों में एक ही सिस्टर्नी मिलती है। परिपक्व सिस्टर्नी के अंतिम छोर या किनारे फूले हुए होते हैं। सिस्टर्नी की झिल्ली पर छिद्र भी पाए जाते हैं जिसे फेनेस्ट्रल के नाम से जानते हैं।
सिस्टनी की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ की जो सतह होती है वो उत्तल प्रकार की होती है, जिसे सिस फेस या कॉन्वेक्स फेस या फॉर्मिंग फेस कहते हैं, तथा सिस्टनी की कोशिका झिल्ली की तरफ की सतह अवतल प्रकार की होती है, जिसे एम फेस या ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस या कॉनकेव फेस कहा जाता है। इस एम फेस की तरफ की सिस्टनी से ही स्रावी, वेसिकल्स एवं लाइसोसोम बनते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नई सिस्टनी का निर्माण होता है, जो सी फेस की तरफ से जुड़ती चली जाती है। इस सी फेस की तरफ ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी वेसिकल्स भी जुड़ती हैं। अब मेरे साथियों नोट में क्या लिखा है, सिस्टनी का जो परिधीय भाग होता है उसे अर्जेंटोफिलिक बोलते हैं, जबकि केंद्रीय भाग को अर्जेंटोफोबिक बोला जाता है। 2 नंबर का है ट्यूबुल्स। यह भाग साकित प्रकार का होता है तथा पदार्थों को स्रावित करने का कार्य करता है। 3 नंबर का पार्ट है वेसिकल्स। इनमें अधिकतर प्रोटीन पाई जाती हैं, जो कई प्रकार की होती हैं। एक होती है सिक्रेटरी वेसिकल्स। ये गोलाकार होती है तथा इनमें गोल्जिकाय द्वारा स्रावित पदार्थ मिलते हैं। एक होती है कोटेड वेसिकल्स। इन वेसिकल्स के अंदर झिल्ली प्रोटीन पाई जाती है। एक होती है गोल्जी वैक्यूल। कुछ गोल्जी रिक्तिका परिपक्व सिस्टनी के अंतिम भागों से बनती है तथा बाद में लाइसोसोम के रूप में कार्य करती है। अब मेरे साथियों ये डायग्राम दिया गया है जो कि गोल्जी बॉडी का है। अब मेरे साथियों नोट में क्या दिया गया है, सिस्टनी की जो एम फेस होती है से बड़ी रिक्तिका जैसी संरचना जिसमें पाचक एंजाइम मिलते हैं उसे लाइसोसोम कहते हैं। कवकों में केवल एक सिस्टनी ही पाई जाती है। मेरे साथियों जो फंजाई होते हैं उनमें एक सिस्टनी ही पाई जाती है, अतः उनमें गोल्जिकाय यूनिसिस्टनल होती है। पादपों, अकशेरुकियों, यकृत कोशिकाओं में गोल्जिकाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर कोई तंत्र जैसी संरचना नहीं बनाती, अर्थात कोशिका द्रव में बिखरी हुई अवस्था में मिलते हैं, अतः उनमें गोल्जिकाय को डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। गोल्जिकाय कोशिका में जिस स्थान पर पाया जाता है उस जगह अन्य कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, अतः उस स्थान को जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहा जाता है। अब मेरे साथियों गोल्जिकाय के हम कार्य देखते हैं। तो गोल्जिकाय का पहला कार्य है श्रावण। तो गोल्जी बॉडी अनेक उपयोगी पदार्थों के श्रावण का कार्य करती है। पादपों में सेल वॉल निर्माण में इसका कार्य होता है। थायरोक्सिन एवं इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में गोल्जी बॉडी उपयोग में आती है। एक होता है ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण, तथा ग्लाइकोसाइडेशन, ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण की क्रिया भी गोल्जी बॉडी के द्वारा होती है। झिल्ली की फॉस्फोलिपिड का निर्माण करवाने में भी गोल्जी बॉडी अहम भूमिका निभाती है। यह मूल रोम निर्माण एवं मूल गोप के सिर से श्लेष्मा के निर्माण में भी सहायक होती है। अब मेरे साथियों नोट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं। मूल गोप कोशिकाओं में सर्वाधिक मात्रा में गोल्जी बॉडी पाए जाते हैं। मेरे साथियों जो मूल गोप होते हैं, जो मूल गोप की कोशिकाएं होती हैं उनमें सर्वाधिक गोल्जी बॉडी पाए जाते हैं। मिलेनिन वर्णक एवं पित्त वर्णक निर्माण में गोल्जी बॉडी सहायक होती है। हाइड्रा में हाइड्रा में पाए जाने वाले जो दंश होते हैं निमेटोसाइट सेल्स एवं पैरामीशियम में पाए जाने वाली जो ट्राइकोसिस्ट होती है उनमें वेसेले पदार्थों का निर्माण करती है। संयोजी ऊतक में जो मैट्रिक्स होता है उसका निर्माण भी गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। शुक्राणु के शीर्ष भाग में पाए जाने वाले जो एक्रोसोम होते हैं उनका निर्माण भी गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। गोल्जी बॉडी को डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल कहा जाता है, क्योंकि यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले पदार्थों को रूपांतरित करता है तथा उन पदार्थों को निश्चित स्थल तक पहुंचाने के लिए निर्देशित करता है। अगला कार्य क्या है, विटामिन सी का संग्रहण करता है। मेरे साथियों जो गोल्जी बॉडी होता है वो विटामिन सी का संग्रहण करता है और आंसू निर्माण में भी गोल्जी बॉडी अहम भूमिका निभाता है। अब मेरे साथियों आपकी थ्योरी तो कंप्लीट हो गई है, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे साथियों पहला क्वेश्चन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका उत्पादन करता है। तो मेरे साथियों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, इसलिए प्रोटीन का संश्लेषण तो करता नहीं है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा लिपिड। तो मेरे साथियों ये लिपिड का उत्पादन करता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, नवीन संश्लेषित प्रोटीन के रूपांतरण एवं लक्ष्य तक पहुंचाने वाले पथ से संबंधित मुख्य कोशिकांग है। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतःप्रद्रवी जालिका, जो कि 4 नंबर ऑप्शन में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। 3 नंबर का क्वेश्चन है, गोल्जी बॉडी के किस भाग से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्रांसफर वेसिकल्स जुड़ते हैं। तो मेरे साथ ही इसका उत्तर हो जाएगा सिस फेस से। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा।
4 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन्स के ग्लाइकोसाइलेशन से संबंधित है? तो मेरे साथ ही इसका सही हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक सक्रिय विकसित होती है? तो मेरे साथियों, जो तरुण कोशिकाएं, जो नवीन कोशिकाएं होती हैं, उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक सक्रिय विकसित होती है। तो इसका 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, GERL सिस्टम प्रतिपादित किया। तो मेरे साथ ये सिस्टम प्रतिपादित किया नोविकोफ ने। तो इसका 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम संबंधित है। तो मेरे साथ इसका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम प्लस आयनों के मुक्त होने तथा मांसपेशियों के संकोचन से संबंधित है ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के समय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा उससे जुड़ी हुई संरचनाएं जो अलग हो जाती है, क्या कहलाती है? तो मेरे साथ वो कहलाती है माइक्रोसोम्स। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो मेरे साथियों, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शीघ्रता से विभाजित होने वाली कोशिकाओं में अंतःपर्दर्वी जालिका होती है। मेरे साथियों, जो शीघ्रता से विभाजित होती है उनमें अंतःपर्दर्वी जालिका कम विकसित होती है। तो इसका 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म का ठीक प्रकार से मेल मिलाया गया है? तो मेरे साथियों, जो लघुकाय होते हैं जिन्हें माइक्रोसोम्स बोलते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में तो क्लोरोप्लास्ट भाग लेते हैं। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। जो लाइसोसोम होते हैं वो अमीनो अम्ल के संश्लेषण में शामिल होते हैं। तो ये बात भी गलत हो गई। 3 नंबर का ऑप्शन है, अंतःपर्दर्वी जालिका कोशिका विभाजन में एक नवीन केंद्रीय झिल्ली बनाने का कार्य करती है। तो मेरे साथ ये 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अंतःपर्दर्वी जालिका होती है वो कोशिका विभाजन में एक नवीन केंद्रीय झिल्ली बनाने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सी क्रिया होती है? तो मेरे साथियों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड संश्लेषण भी होता है, जैव संश्लेषी क्रियाओं का श्रृंखला निर्माण भी होता है, स्टेरॉइड संश्लेषण भी होता है। तो मेरे साथ ये उपरोक्त सभी कार्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकल झिल्ली परिबद्ध संरचना जो कोशिका दरों में एक जाल के रूप में पाई जाती है। तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्वेश्चन है, अंतःपर्दर्वी जालिका से बहुधा जुड़े रहते हैं। तो मेरे साथियों, क्या जुड़े रहते हैं? राइबोसोम जुड़े रहते हैं, जिसे प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टनी की बाहरी झिल्ली पर जब राइबोसोम उपस्थित हो तो उसे कहते हैं। तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, जब राइबोसोम उपस्थित होते हैं तो उसे कणिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतःपर्दर्वी जालिका बोलते हैं। तो इसका 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के साइटोप्लाज्म में उपस्थित एकल झिल्ली द्वारा बना जाल नेटवर्क कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का एंडोस्केलेटन बना होता है। मेरे साथियों, जो कोशिका का जो कंकाल तंत्र है वो किसका बना होता है? तो ये बना होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अगला क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की? तो मेरे साथियों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य संबंध होता है। तो मेरे साथियों, इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेप्टाइड बंध निर्माण में इसका संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक सहारा एंजाइम परिवहन तथा प्रोटीन संश्लेषण के जिम्मेदार होता है? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम स्थायी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा चिकने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोला जाता है, जो कम स्थायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोल्जी काय की उत्पत्ति किस कोशिकांग से होती है? तो मेरे साथियों, गोल्जी काय की उत्पत्ति एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है। तो इसका 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गोल्जी काय का कार्य नहीं है। तो मेरे साथियों, इनमें से गोल्जी काय का कार्य कौन सा नहीं है? तो गोल्जी काय श्रावण का कार्य भी करता है, प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण भी करता है और कोशिका भित्ति का भी निर्माण करता है, लेकिन वसा संश्लेषण का काम गोल्जी काय नहीं करता है।
तो इसका 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोल्जी काय के चपटे बोरे की समान संरचना एक दूसरे के मध्य पाया जाने वाला अवकाश होता है। तो मेरे साथियों वो 30 एंगस्ट्रॉम का होता है। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में गोल्जी काय की संख्या बढ़ती है। तो मेरे साथियों इसका उत्तर हो जाएगा, श्रवण के दौरान पादप कोशिकाओं में गोल्जी काय की संख्या बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, गोल्जी उपकरण में होता है। तो मेरे साथियों गोल्जी उपकरण में होता है, फोस्फोलिपिड होते हैं, प्रोटीन, एंजाइम और विटामिन सी होते हैं। तो इसका 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में डिक्टियोसोम किससे उत्पन्न होता है। तो मेरे साथियों पादप कोशिकाओं में जो डिक्टियोसोम होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उत्पन्न होते हैं। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किनमें गोल्जी काय अनुपस्थित होते हैं। तो मेरे साथियों जीवाणुओं में गोल्जी काय अनुपस्थित होते हैं। तो इसका 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोल्जी उपकरण घिरे रहते हैं। मेरे साथियों गोल्जी उपकरण, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। गोल्जी उपकरण न तो सेलुलोज के द्वारा घिरे रहते हैं, न ही हेमिसेलुलोज के द्वारा घिरे रहते हैं और न ही पेक्टिन के द्वारा घिरे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रावण व झिल्ली प्रोटीन बनते हैं। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अगला क्वेश्चन है, डिक्टियोसोम का प्रमुख कार्य होता है। मेरे साथियों जो डिक्टियोसोम होते हैं जो पादपों में पाए जाते हैं उनका कार्य होता है श्रावण। अगला क्वेश्चन है, पादपों में गोल्जी बॉडी के बिखरे हुए कोष कहलाते हैं। तो मेरे साथियों बिखरे हुए कोष को हम डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सक्लूजन का क्षेत्र संबंधित है। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति के पदार्थ किसके द्वारा संश्लेषित होते हैं। तो ये होते हैं डिक्टियोसोम के द्वारा। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कौन सी इकाई क्रियाशील होती है। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में सिस्टन इकाई क्रियाशील होती है। अगला क्वेश्चन है, डिक्टियोसोम्स होते हैं। तो मेरे साथियों डिक्टियोसोम क्या होते हैं, ये गोल्जी बॉडी होते हैं जो कि पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोल्जी बॉडी की अधिकतम संख्या किसमें होती है। तो मेरे साथियों गोल्जी बॉडी की अधिकतम संख्या ये रूट कैप में होती है। अगला क्वेश्चन है, गोल्जी काय में कौन सा एंजाइम उपस्थित रहता है। तो मेरे साथियों गोल्जी काय में ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम उपस्थित रहता है। तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोल्जी बॉडी का सबसे प्रमुख कार्य क्या है। तो मेरे साथियों गोल्जी बॉडी का सबसे प्रमुख कार्य ग्लाइकोसाइडेशन है। तो इसका 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। और मेरे साथियों आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, अंतःपर्दरवी जालिका विस्तार में पाई जाती है। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय झिल्ली के साथ। तो इसका 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मेरे साथियों आज का सेशन समाप्त हो चुका है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ साझा कर देना। और जिन साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मेरे साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।